हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ज्योत्सना एंड वेलकम टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे हम लोग सीडीपी की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, उसके साथ ही साथ इंग्लिश को भी डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो क्लास रहेगी ये 11th नंबर की क्लास रहेगी, जिसमें हम लोग सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लिए टीचिंग फील्ड में जहाँ भी सीडीपी आती है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ सभी जगह आपको बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबरिंग पर मत जाइएगा, नंबरिंग थोड़ा सा गड़बड़ है। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी इच्छा या आवश्यकता में, किसमें इच्छा या आवश्यकता, इच्छा यानी कि आपकी विश या फिर आवश्यकता यानी नेसेसिटी, आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर आपको, अगर मान लीजिए आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है या फिर आपकी आवश्यकता जो आपको नीड है वो आपकी पूरी नहीं हो रही है, रुकावट आने पर उससे उत्पन्न होने वाले सामवेगिक तनाव, यानी कि आपकी या तो आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है या फिर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो उसकी वजह से आपको जो तनाव हो रहा, डिप्रेशन हो रहा, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चिंता। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिंता। चिंता उसे कहते हैं जब हमारी चिंता क्यों करता है इंसान? इसीलिए करता है क्योंकि उसकी इच्छाएं, मन की पूर्ति पूरी नहीं हो पाई। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलवर्ग थ्योरी, कोहलवर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहलवर्ग जो है हमारे नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट से संबंधित है। इसमें इनकी एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने कुछ 4 स्टेजेस बताई हैं। स्टेजेस की बात करते हैं, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, इस तरीके से कुछ 4 इनकी स्टेजेस हैं। उसके बाद इन्होंने एक हिंग नाम के लड़का है, उसकी बात बताई हुई है कि वो क्या करता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी वाइफ जो है क्या किसी बीमारी से प्रभावित रहती है, बहुत ही बीमार रहती है और उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं होते, तो वो सामंजस्य में फंस जाता है, डिलेमा में आ जाता है, असमंजस में फंस जाता है कि भाई हम इतनी महंगी दवाई लें कैसे, और डॉक्टर उसके प्राइस नहीं कम कर रहा होता है और दुकानदार उसके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तो उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं कि वो दवाई को चोरी करे या फिर उतने पैसे अरेंज करके वो दवाई ले। तो ये मतलब बताया गया है इसमें, इनकी थ्योरी में। तो ये नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट से रिलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा? एक्सपीरियंस के द्वारा। एक्सपीरियंस के थ्रू इंसान में जो परिवर्तन आता है उसे भी हम लोग लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग क्या है? व्यवहार में परिवर्तन अनुभव द्वारा हो, अभ्यास द्वारा हो या एनवायरनमेंट द्वारा हो, ये सब हमारा लर्निंग ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र, सांख्यिकी यानी स्टैट्स की बात हो रही है। स्टैट्स में एक ऐसा रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों यानी फ्रीक्वेंसी को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्तंभाकृति, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि, विकास की किस स्टेज में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आपको बता दूं, किशोरावस्था में अधिकतम विकास होता है। विकास अधिकतम किशोरावस्था में होता है, जबकि हमारा जो वृद्धि है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ, वो हमारी सबसे ज़्यादा होती है बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में भी बहुत होती है, तो यहाँ पे कुछ किशोरावस्था राइट आंसर है। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग जो होती है ना पूर्व बाल्यावस्था और एक हमारी जो लास्ट की बाल्यावस्था होती है, उसमें हमारा डेवलपमेंट तेज़ी से हो सकता है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है आपका, जो हमारी बाल्यावस्था की दूसरी स्टेज है उसका ऑप्शन नहीं है, तो हम किशोरावस्था लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में आप यूज़ कर पा रहे हैं। आपने एक परिस्थिति में किसी नॉलेज को लिया और उसको आप दूसरी जगह भी यूज़ कर पा रहे हैं, तो आपका क्या हो गया? वो स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। जैसे मैंने आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आपने साइकिल चलाना सीख लिया तो आप गाड़ी भी चलाना सीखने में हेल्पफुल कर रहा है, वो आपके लिए हेल्प कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? सीखने में स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिशु का अधिकांश व्यवहार यानी बालक का, बच्चे का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर। अब यहाँ पे बात हो रही है चूँकि शिशु की, किसकी? यहाँ पे बात हो रही है किसकी? शिशु की। तो शिशु का जो व्यवहार रहेगा वो किस पर रहेगा? मूल प्रवृत्तियों पर, क्योंकि वो भी नैतिकता जानता ही नहीं है, ध्यान वो जानता ही नहीं है, नैतिकता के बारे में तो भी कुछ जानेगा कैसे जब वो छोटा सा बच्चा है।
है और वास्तविकता भी वो जानते ही नहीं है, तो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित उसका रहेगा व्यवहार, उसकी एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा। अंतर्दृष्टि की थ्योरी मैंने कई बार आप लोग को बताई हुई है, गेस्टाल्टिज्म थ्योरी है, जिसके फादर हैं कौन, वर्धहाइमर है। तो अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया। कोहलर ने मैंने कई बार बताया, एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी है जिस पर इन्होंने, कोहलर ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, देखिए ये स्टेटमेंट बहुत ही अच्छा है। कहते हैं उच्च बुद्धि, टर्मन ने 110 IQ के बच्चे को प्रतिभाशाली बताया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रतिभाशाली है तो सृजनात्मक भी। प्रतिभाशाली का मतलब होता, मान लीजिए वो उसे ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी हो। क्रिएटिविटी क्या होता, क्रिएटिविटी क्या होता, क्रिएटिविटी होता है वो जिसमें नए नए थॉट्स आए, किसी समस्या को लेकर नए नए थॉट्स आए और नए नए थॉट्स से नए नए तरीके आए उसके दिमाग में, नई नई चीज़ें उसके दिमाग में आए और हमेशा नए तरीके से उस समस्या को सुलझाए। तो वो क्या हो गया आपका सृजनशीलता, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी। लेकिन बुद्धि लब्धि तो मान लीजिए किसी बच्चे की उसने ज्ञान को, बुकिश नॉलेज अच्छी है उसे, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि व्यवहारिक जीवन में भी उसको लागू कर पा रहा ना। तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसकी बुद्धि लब्धि IQ अच्छा है तो सृजनशील बालक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, ध्यान को केंद्रित करना यानी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की आंतरिक दशा यानी इंटरनल जो पोजीशन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रुचि। अगर अपने अंदर से आप अगर क्या है कॉन्सेंट्रेट किसी चीज़ को कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं आप कॉन्सेंट्रेशन, तो आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, इसलिए आप खुद से उस चीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ना कि किसी के कहने पर आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विधि का, तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस विधि का प्रयोग स्मृति के मापन में, आपको क्या मापना है, मेमोरी मापना है, तो मेमोरी के मापन में किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो तार्किक विधि का। ठीक है, तार्किक विधि का यूज़ करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि इस बच्चे को कोई चीज़ याद करवाई गई थी तो वो अभी तक याद है कि नहीं है। तर्क करेंगे उससे, तो वो अपना सारा पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान सब कुछ अपना बाहर यूज़ करेगा, तो उससे उसकी स्मृति, लर्निंग और समझ पता चल जाएगा, मेमोरी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं टेट का विकास हुआ था, विकास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था इसका विकास, मर्रे नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है कि उसने एजुकेशन को क्या बना दिया, चाइल्ड सेंटर्ड बना दिया है। पहले क्या एजुकेशन हुआ करती थी, लेक्चर मेथड चलता था हमारा वैदिक काल से लेके इस्लाम पीरियड में भी, उसके बाद भी हमारा बौद्धिज्म पीरियड में भी क्या चलता था, लेक्चर मेथड को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था। जो टीचर कहता था बच्चा वही करता था, और टीचर क्या रहता था, सक्रिय रहता था। टीचर पूरी क्लास को, बच्चे को दंड भी दे सकता था। टीचर बच्चे की भावनाओं को भी नहीं समझता था कि बच्चे का पढ़ने में मन है या नहीं है। और टीचर क्या करता था, टीचर एक्टिव रहता, टीचर क्या रहता था, डिक्टेटर रहता था, तानाशाह रहता था क्लास का, कि भाई जो वो कहेगा बच्चे वही करेंगे। तो पहले के टाइम पे क्या रहता था, टीचर एक्टिव रहता था, जबकि बच्चे क्या रहते थे, एक निष्क्रिय श्रोता रहते थे, यानी इनएक्टिव रहते थे। ठीक है, तो वो खाली एक लिसनर बन के रह गए थे। उनकी कोई रुचि का, उनकी कोई क्षमता का, उनकी कोई दिमाग का, उनकी पसंद का कोई ख्याल ही नहीं रखा जाता था, और उनके इंटरेस्ट का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता था, उनकी विभिन्नताओं का भी कोई ख्याल नहीं रखा जाता। जबकि ऐसा माना गया है साइकोलॉजी में कि एक ही घर के दो बालक भी रुचि, क्षमता, रंग, रूप और व्यवहार में भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसका भी कोई ध्यान नहीं रखा जाता। बल्कि साइकोलॉजी की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो सबसे बड़ी देन है जो साइकोलॉजी की, दैट इज़ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन।
अब शिक्षा क्या होगी, बाल केंद्रित। बालक को केंद्र में रखिए, उसकी आवश्यकताओं को केंद्र में रखिए, उसकी रुचियों को केंद्र में रखिए, उसकी मानसिक क्षमता को केंद्र में रखिए, उसकी सामाजिक स्थिति को केंद्र में रखिए, उसके वातावरण को केंद्र में रखिए, उसकी समझ को केंद्र में रखिए, उसके मोटिवेशन को, और उसके साथ ही साथ उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति को भी केंद्र में रख के आप उसको एजुकेशन दीजिए। तो ये हो गया हमारा साइकोलॉजी का रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। नंबरिंग गड़बड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है इसमें से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ थ्योरी में कौन सा प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे बताना है निरंतर, हाँ बिल्कुल सही है कि कंटिन्यू हमारा विकास होता रहता है। पहले हमारा मानसिक विकास होता है, फिर हमारा संवेगात्मक विकास होता है, फिर हमारा सामाजिक विकास होता है, फिर हमारा इस तरीके से कंटिन्यू हमारा विकास होता रहता है। वृद्धि भी ऐसा नहीं है कि आप छोटे में तो बढ़ गए, मतलब वृद्धि एक लिमिटेड होती है। ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन कंटिन्यू चलती रहती है, एक एज तक ही सही भले चलती रहती है। तो ये भी सही है। समन्वय यानी ये भी सही है कि भाई पहले दिमाग होगा, ऐसा नहीं है कि पहले हाथ बन गए हमारे, दिमाग बने ही नहीं है, पहले हमारा पैर बन गया हमारा और शरीर बना ही नहीं है। तो एक सीक्वेंस में बनते हैं। तो समन्वय भी है, व्यक्तिगत विभिन्नता भी है कि सभी की आँखें उनके मतलब जेनेटिक फीचर पर डिपेंड करती हैं कि भाई किसी के माँ बाप का रंग काला है तो उनके बच्चों का भी कभी कभी रंग काला हो जाता है। किसी के माँ बाप की हाइट ज़्यादा है तो उनके परिवार में सभी की लगभग हाइट ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ भी मानते हैं हम, व्यक्तिगत विभिन्नता भी। बट यहाँ पे क्लासिफिकेशन कुछ नहीं हो सकता है, वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रस्तावना सोपान सीखने के, कक्षा शिक्षण में आपको प्रस्तावना सीखने के, पाठ प्रस्तावना सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो पाठ प्रस्तावना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेशली इन यूपी टीचर टेस्ट में, ये एग्ज़ाम में ये स्पेशली पूछा गया है कि कक्षा में पाठ प्रस्तावना यानी जो हमारा क्या होता है, प्रस्तावना कौशल होता है। प्रस्तावना कौशल कौन सा होता है कि आप पाठ को कैसे प्रस्तावित करेंगे क्लास में जाके, कि बच्चों का ध्यान आप खींच लें, बच्चे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, बच्चे आप में इंटरेस्ट लेने लग जाएं, बच्चे आपकी बातों को सुनने लग जाएं और आपकी बातों को सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। तो ये हमारा क्या है, तत्परता का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, जो कि थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियमों में से एक है। तत्परता, प्रभाव और अभ्यास के 3 लर्निंग के नियम थॉर्नडाइक जी ने दिए हुए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रत्यय निर्माण। संप्रत्यय निर्माण का मतलब होता है विजुअलाइजेशन। जब आपने कोई भी चीज़, मान लीजिए आपने आकाश में उड़ता हुआ एक पक्षी देखा, आपको नहीं पता ये तोता है, ये मैना है, ये कौवा है, ये कोयल है, आपको नहीं पता, आपने उसको देखा, आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई, एक संप्रत्यय बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आप उसी तरीके का कोई उड़ता हुआ पक्षी देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत ही वह बात क्लिक करेगी कि कहीं ये हाँ उड़ने वाला पक्षी है ये, यानी किसी ने बता दिया आपको तोता है तो आपके दिमाग क्लिक करेगा कि तोता है। भले ही आपको उसका दूसरा नाम नहीं पता, लेकिन प्रत्यक्षीकरण से आप उसको कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक आपने क्या बना लिया, स्कीमा बना लिया, जिसकी बात करते हैं प्याजे। प्याजे कहते हैं कि स्कीमाज आर द स्मॉल पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की छोटे छोटे डिब्बे हमारे दिमाग में बने रखे हैं। जब हम उस चीज़ को दोबारा देखते हैं तो वो हमें बता देता है कि देखो ये तो हम पहले से जानते हैं, अब इसमें थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है या फिर हम नया ज्ञान इसी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारा क्या, विजुअलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। प्रेक्षणात्मक जिसकी बात करते हैं अल्बर्ट बंडूरा। मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया हुआ था, कल वो कुछ ऐसे करके था, इमिटेशन थ्योरी किसने दी थी, बेंडूरा ने दी थी, अल्बर्ट बेंडूरा। तो अब जान लीजिए अल्बर्ट बेंडूरा क्या कहते हैं। अल्बर्ट बेंडूरा एक्चुअली इन्होंने इमिटेशन थ्योरी दी थी और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपसे कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा नकल करके सीखता है, बच्चा बड़ों की कॉपी करके सीखता है, बच्चा एनवायरनमेंट से देख के सीखता है, बच्चा समाज से देख के सीखता है, ऐसी ये बात करते हैं। तो ये जो है महोदय अल्बर्ट बेंडूरा है, प्रेक्षणात्मक यानी नकल करना, तो ये इन्होंने दिया है, प्रेक्षण करना, इमिटेशन करना, ये इनकी थ्योरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम में प्रभाव का नियम दिया, मैंने आपको पहले ही बताया अभी, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 मुख्य नियम हैं
थॉर्नडाइक के। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने कुछ 5 गौण नियम भी दिए हुए हैं जो मैंने आपको कई बार बताए हुए हैं। सहचर्य का नियम, इस तरीके के 5 नियम दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में प्रभाव का नियम, ये तो हो गया, थॉर्नडाइक ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधान के अतिरिक्त, अवधान यानी मैंने बताया आपको कॉन्सेंट्रेशन के अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है। अवधान के अतिरिक्त अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक। अवधान जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसके आंतरिक निर्धारक कौन है, यानी कि जैसे हम मान लीजिए किसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं, अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया हुआ था वो इसी से रिलेटिव था। कॉन्सेंट्रेशन हम किसी चीज़ में करेंगे तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। आंतरिक निर्धारक मतलब कौन ये डिसाइड करेगा अंदर से कि हमें इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इस पर्टिकुलर बिंदु पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे हमारी रुचि भी हमें डिसाइड करेगी, हमारा इंटरेस्ट होगा भाई तभी तो हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, या फिर हमारा लक्ष्य हो सकता है कि भाई हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है तभी तो हम CDP पढ़ेंगे मैम से, हमारा CDP 30 नंबर का आएगा तो हमें तैयार करना है, ये हमारा लक्ष्य हो सकता है। या फिर हमारी अभिव्यक्ति यानी हमारी क्या होती है, अभिवृत्ति होती है यानी दृष्टिकोण, हम उस चीज़ को अच्छे नज़रिए से देखते हैं इसीलिए हम उस पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए कोई आपको ज्ञान की बातें बता रहा तो उसके पीछे हमारी अभिवृत्ति है ऐसी, हमारा ऐसा सोच है, हमारा ऐसा दृष्टिकोण है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम वो चीज़ हमारे दिमाग में अच्छी है, हमारी नज़र में वो अच्छी है, इसीलिए हम उसे देखने के लिए उत्सुक हैं, इसीलिए हम उस पर ध्यान केंद्रित करे हुए हैं। और कोई गलत होगी तो हम उसको क्यों देखेंगे, है ना। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हमारा इंटरेस्ट होगा तब हम उस चीज़ में कंसंट्रेशन यानी अवधान करेंगे, ठीक है, या तो फिर हमारा लक्ष्य होगा वो तब हम उस चीज़ में ध्यान करेंगे, अवधान करेंगे, या फिर हमारी अप्रोच होगी तब हम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम इसी तरह से मोटिवेट होते रहें और आपके लिए नई वीडियो रोज़ अपलोड करते रहें। तो लाइक करें, शेयर करें, जितना पॉसिबल हो सके अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप्स में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो आपको ईजिली मिल जाए, आपके पास पहुँच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास का क्षेत्र है। अब देखिए बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो पहली बात तो मैंने आपको बताया मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान तो एक दर्शन शास्त्र का ही अंग था जो कि बाद में क्या हो गया, एक अलग सी शाखा बनाई जो किसने, विलियम वंट ने 1879 में लिप्जिग यूनिवर्सिटी, जिसको प्रेजेंट में बोलते हैं कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी इसको प्रेजेंट में बोलते हैं। यहाँ पे उन्होंने कुछ क्या करना चालू कर दिए, प्रयोग करना चालू कर दिए, तभी से ये अलग एक शाखा बन गई मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान में भी क्या, मनोविज्ञान बालक की मनोविज्ञान, जो बालक की क्षमताओं का, बालक की रुचियों का, बालक की क्षमताओं का, बालक की रुचियों का, बालक की व्यक्तित्व का, उसके साथ ही साथ बालक की मानसिक स्थिति का, उसके साथ ही साथ बालक की वृद्धि और विकास को लेकर, यानी सांवेगिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, उसके साथ ही साथ उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। तो ये सब बालक को केंद्र में रख के जो किया जाता है ये हमारा क्या होता है, बाल मनोविज्ञान। ये इसमें क्या करता है, ये बालक के गर्भावस्था, जब बच्चा क्या था, जब बच्चा गर्भ में था तब से लेके किशोरावस्था यानी टीनेज 19 तक, किशोरावस्था तक की विशेषताओं की बात करता है, किशोरावस्था तक की बात करता है, जब से बालक गर्भ में था तब से लेके। तो यही काम है किसका, बाल मनोविज्ञान का, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सके। वह अवस्था जो कि बालक माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने, ऐसी स्टेज जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। कभी विस्तृत में इस जो हमारा ये टर्म है इसके बारे में बात करेंगे किसी वीडियो में। इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 21वें गुणसूत्र के अलग ना होने पर क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास से संबंधित है ये। कोहलबर्ग की कुछ 4th स्टेज मैंने आपको बताई हुई है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक
वाहक कारकों द्वारा निर्धारित होती है। वॉल्बर के अनुसार किस अवस्था नैतिकता, जो हमारी मोरलिटी है, वह कारकों से निर्धारित हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व पारंपरिक अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। तो ये बताया गया है मानव विकास का सही क्रम बताया गया, कह सकते हैं मानव कैसे उत्पत्ति का सही क्रम मान लीजिए, इंसान के बनने का सही क्रम मान लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या बनता है, ओवा जिसमें हम कहते हैं अंडाणु बनते हैं, फिर स्पर्म, इसके बाद हमारा जायगोट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं युग्मनज, जायगोट बनता है युग्मनज, फिर उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हमारा ब्लाटोसिस्ट बनता है। तो ये इसका कुछ सही क्रम है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही क्रम हो जाएगा। पहले आपका अंडाणु, स्पर्म, फिर इसके बाद जायगोट, फिर ब्लाटोसिस्ट, कुछ ऐसे बनता है। अब आपको बता दें, कई बार ये क्वेश्चंस भी मैंने सुना क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग कि अंडा जो होता है हमारा एग, वो हमारा वेज होता है या फिर नॉन वेज होता है। कई लोग कहते हैं कि भाई अंडा जो है हमारा वो नॉन वेज में आता है, लेकिन ये नॉन वेज नहीं होता है, ये क्या होता है, वेज में आता है, क्योंकि इसमें ना तो टिश्यू बन पाए हैं आपके, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊतक, ना टिश्यू बने हैं हमारे, और सेल्स तो बनेंगी कैसे, सेल्स हैं कुछ, लेकिन ये हमारा किस में आ जाएगा, नॉन वेज में नहीं आता, वेज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी, इन 3 प्रकार के व्यक्ति की बात करते हैं कार्ल जुंग। कौन करते हैं, कार्ल युंग, जिनको कहीं कहीं जुंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल जुंग किसकी बात करते हैं, व्यक्तित्व की बात करते हैं, जो कि 3 प्रकार का, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी, उभयमुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरण, द्वारा, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं। देखिए, इस पे मैंने थ्योरी बनाई हुई है, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। आप चैनल पे जाके उस थ्योरी को देख सकते हैं, इसके बाद आप कभी भी इस टॉपिक में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, इसको आप पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, इंडक्टिव, और दूसरा है डिडक्टिव। तो इंडक्टिव है जो हमारा, इसको बोलते हैं हम आगमन विधि, और डिडक्टिव है जो हमारा, वो क्या है हमारा, निगमन विधि। तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जब हम जाते हैं, यानी उदाहरण से नियम की तरफ, कि पहले हमने बच्चे को बता दिया, देखो बेटा ये चेयर है, ये हमारी कुर्सी है, ये हमारा फ़ैन है, ये हमारा पेन है, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये हम टीचर हैं जिसका नाम ज्योत्सना सोनी है, ये सब हैं। इन सब को क्या बोलते हैं, इन सब को बोलते हैं नाउन। तो हमने पहले उस उदाहरण दे दिए, फिर उसके बाद हमने एक रूल बता दिया कि देखो ज्योत्सना सोनी कौन है, पर्सन, और जो हमारी क्या बोलते हैं डेस्क, टेबल, चेयर, ये क्या है, वस्तु हो गई, थिंग्स हो गई। आगरा ताजमहल, ये सब क्या हो गए, जगह हो गई। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। पहले हमने एग्जाम्पल दे दिए, फिर हम रूल पे चले गए, तो हमारा क्या हो गया, ये इंडक्टिव हो गया। क्या हो गया, इंडक्टिव हो गया। अब वही हम बोलें कि देखो नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, फिर हम उसको एग्जाम्पल दें, देखो ये चेयर, फिर राम, फिर पेन, फिर आगरा, फिर दिल्ली, फिर कुतुब मीनार, फिर पार्क, फिर हम उसको बताएं, तो वो हमारा क्या हो गया, डिडक्टिव। यानी डिडक्टिव से आप मतलब है रूल टू एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिडक्टिव। अब आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं, आप इसको लर्न इस तरीके से कर सकते हैं कि ई एक्स, ये भी हमारा ई भी बाउल है और आई भी बाउल है, तो ई और आई, यानी एग्जाम्पल की बात हो रही तो इंडक्टिव, और रूल की बात तो डिडक्टिव। बस इतना याद कर लिए, डिडक्टिव तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी, और अगर कोई भी वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप एक कमेंट हमें कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, जिसका हम पर्सनली आपको रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने मन की बात की हुई है, जिन्होंने किसकी बात की हुई है, मन की बात की हुई है, मस्तिष्क की बात की हुई है। तो सिगमंड फ्रॉयड जो है, इन्होंने किसकी बात की है, इनके अनुसार मूल्यों का आंतरीकरण,
मूल्यों का आंतरीकरण किस में होता है? तो इसका आपका होता है पराहम में होता है मूल्यों का आंतरीकरण, यानी 3 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो। वॉटसन है ये, व्यवहारवादी, बिहेवियरिज्म से रिलेटिव है हमारे। इन्होंने कहा एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे चोर, डकैत, डॉक्टर, साहूकार, जो चाहो आप वो मैं बना दूंगा। क्योंकि ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि ये बात करते हैं एनवायरनमेंट की। इनका मानना है कि बच्चे का जेनेटिक फीचर यानी आनुवंशिक कोई रोल प्ले नहीं करता। ऐसा नहीं है, इनका मानना है कि अगर किसी बच्चे के पिता टीचर हैं तो उनका बच्चा भी टीचर बनेगा। ये बात इन्होंने नकारी है। और इन्होंने कहा है कि मान लीजिए किसी चोर के बच्चे को भी हम अगर टीचर का एनवायरनमेंट दे दें, हम उसे उसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा दें, उसके लिए हम वो वातावरण दे दें, उसके लिए हम उसकी ज़रूरत की चीज़ें दे दें, तो वो भी टीचर बन सकता है, वो भी टीचर बन जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पिताजी चोर थे, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पिताजी गरीब थे, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पिता पागल थे, बेवकूफ़ थे, कुछ भी नहीं थे, वो मतलब फालतू इंसान थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी बात कहते हैं कौन? जेबी वॉटसन ने ऐसा कहा है, क्योंकि ये किसको मेन महत्व देते हैं? ये एनवायरनमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं। इन्होंने इसीलिए कहा है कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, आप जो कहें मैं उसे बना के दे सकता हूँ, क्योंकि उसे वातावरण के अनुसार मैं बदल सकता हूँ। उसके जेनेटिक फीचर से मुझे कोई फ़र्क नहीं है कि वो उसके माता पिता क्या थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, कभी कभी क्या इस कुछ जिन्होंने बीएड या डीएलएड किया हुआ होगा उनको पता हुआ होगा कि कुछ 6-7 प्रकार के कौशल हम लोगों ने उसमें पढ़े हुए हैं, जिनमें से हमारा उद्दीपक अनुक्रिया कौशल भी है। ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल, जिसका हमने कभी पहले क्वेश्चन में जिक्र कर रखा है, पाठ प्रस्तावना कौशल जो क्या तत्पर रहने के लिए। फिर ऐसे ही हमारा एक उद्दीपक कौशल है। ठीक है, तो ये जो उद्दीपन कौशल ये किस लिए होता है? मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमने क्या कर दिया, कोई ऐसी बात कर दी जिससे बच्चे निष्क्रिय हो रहे हों। अरे मैम तो पढ़ाती रहती है, मैम तो ये दिन भर प्याजी करती रहती हैं, बायोगोत्स्की करती रहती हैं, दिन भर ये सब करती रहती है मैम। तो अब इसी के बीच हमने कोई एक ऐसी बात छेड़ दी जिससे बच्चे एकदम आकर्षित हो गए, बच्चों का मन एकदम लगने लग गया, बच्चे एकदम आपकी तरफ ध्यान केंद्रित करने लगे। अरे वाह वाह सर, हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, क्लैप करने लग गए, या फिर वो खुश हो गए बहुत ज़्यादा कि नहीं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मैम आप अच्छा बहुत आपको नॉलेज है, या बहुत। तो कुछ ऐसी सी बात कर दी जिसमें बच्चे का ध्यान क्या हो गया, आप आकर्षण हो गया, आपकी तरफ खिंच गया उनका। जबकि पहले वो क्या थे, निष्क्रिय थे। क्या थे? निष्क्रिय। कि अरे यार ये तो रोज का ही है, ये तो रोज़ आएंगी बक बक करके 1-2 घंटे और निकल चली जाएंगी, ये तो रोज़ ही होता है, बोरियत सी होने लग गई है। तो इसके लिए कौन सा कौशल है भाई टीचिंग में? इसके लिए कौशल है ऐसा, उद्दीपक की तीव्रता। ठीक है, तो ये आपका उद्दीपक कौशल भी है, उद्दीपन, स्टिमुलस वेरिएशन इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला, यानी आपको क्या करना है, इंटरेस्ट लाना है बच्चे में। ये भी बीएड में सेकेंड ईयर में कुछ रुचि के बहुत सारी वास्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो रुचि उत्पन्न करना है आपको बच्चे की किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आपको उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और तो आप कुछ कर नहीं सकते, मोटिवेट करेंगे कि बेटा देखो ये पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे लिखोगे और अच्छे नंबर आ जाएंगे तो बन जाओगे आईपीएस ऑफिसर, अदरवाइज़ पड़े रह जाओगे यहीं पे। तो आप उसे क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो आप उसे इंटरनली मोटिवेट कर सकते हैं या फिर आप उसे एक्सटर्नली मोटिवेट कर सकते हैं। अब इंटरनली मोटिवेट करने में तो आप उसे ये बता सकते हैं, उसके अंदर से उसकी उस चीज़ की पर्टिकुलर चीज़ के लाभ बता सकते हैं, आप उसे उस पर्टिकुलर चीज़ की हानि भी बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा भी बता सकते हैं, जिससे उसके मन में उस चीज़ के लिए जिज्ञासा, रुचि उत्पन्न हो जाए।
और एक्सटर्नल में आप उसे 10 रुपये का बिस्किट ला के दे सकते हैं, बेटा इतना रट के रखना तुम्हें 10 रुपये का बिस्किट मिलेगा। और आप क्या कर सकते हैं, इतना लर्न करके रखना वरना डंडे से पिटाई होगी। तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया आपका, यानी बाह्य अभिप्रेरणा, और जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा ही सफल मानी जा सकती है। तो इसका आंसर जो हमारा है 4th ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे फ्रॉइड के अनुसार ग्रहण किए, या फ्रॉइड की बताना है आपको, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं, ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को, आपने कुछ चीज़ लर्न की या फिर उसको सीखा, किसी भी कंटेंट को धारण करने यानी आत्मसात करने, ठीक है, या पुनः स्मरण यानी रिवाइज करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। अगर ऐसा करने में आप अगर सक्सेस नहीं रहे तो उसे विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण, यानी आप कोशिश कर रहे हो आपको याद आ जाए। पूर्व अनुभव यानी पुराने आपके एक्सपीरियंस को स्मरण यानी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने में असफलता, यानी आप याद करना चाह रहे किसी चीज़ को भूल गए हो तो वो आप याद नहीं कर पा रहे, उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे। या फिर विस्मरण वह प्रवृत्ति इसमें दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप इस डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए कि होता क्या है। विस्मरण जो है वो है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉइड के अनुसार विस्मरण जो है दुखद अनुभव, यानी आपकी कोई सैड टाइप की कुछ एक्सपीरियंस है कि आप उस वक्त में बहुत दुखी रहा करते थे, जब आपकी जॉब नहीं लगी थी, आपकी जेब में 10 रुपये हुआ करते थे और 10 रुपये में आपको ऑटो का किराया भी देना रहा करता था, और इस कॉलेज की स्कूल के कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हुआ करते थे, वो भी देना पड़ता था। 10-20 रुपये हमारे पॉकेट मनी के लिए मिलते थे, उसको हम सेव करके फिर बुक खरीदा करते थे। इस तरीके कुछ आपके दुखद जो अनुभव हैं उनको आप स्मृति यानी अपनी मेमोरी से हटा दें तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, वो आपका हो जाएगा विस्मृति। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे लग रही है। SOR थ्योरी जो है, एक तो बिहेवियरिज्म ने भी इस तरीके की थ्योरी दी हुई है, तो SOR थ्योरी है जो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप आंसर 4th लगा लीजिए। गेस्टाल्टवादी ने ये SOR थ्योरी दी हुई थी, ठीक है। फिर इसको हम डिस्कस कर लेंगे। बस कुछ यही हमारे क्वेश्चंस थे आज की क्लास में। आई होप जो आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं क्वेश्चन तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जितना आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और हमारे वीडियो को शेयर करें जितना भी आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।